गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जैसे कि आपके सामने रिजोल्यूशन जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसका क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अभी आप सभी के पास पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी जन आपके पास जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में बीके का जो टेक्स्ट बुक अवेलेबल है उसमें पेज नंबर 245 पे आ जाइए। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। जिससे कि इस टॉपिक का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है इसके बारे में हमको पता चल जाएगा और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए भी आसानी हो जाएगी। तो ये है 245 पेज। उस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंपल डिसोल्यूशन, ये उसका हेडिंग है। मतलब जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले शुरुआत में इजी वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको शुरुआत भी बताया था कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक का डिफ़िकल्ट सेशन कभी नहीं लेना। डिफ़िकल्ट सेशन या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता होते या उसके कंटेंट्स जो होते हैं या उसके जो इम्पोर्टेंट या जो छोटी छोटी बारीक से चीज़ें होती है जो ध्यान में रखनी पड़ती है वो सब आपको पता नहीं होता। तो इस वजह से मैं आपको रेकमेंड करूँगा ऑलवेज़ कि शुरुआत हमेशा सिंपल क्वेश्चन से करो, जिससे कि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। देखो कैसा होता है कि कोई भी टॉपिक, भले वो कोई भी टॉपिक बड़ा हो छोटा हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी होती है। जैसे कि कभी भी ऐसे टॉपिक शुरुआत में पढ़ाई करते समय ऐसे टॉपिक चुनो या ऐसे टॉपिक चॉइस करो जो आप जल्दी से जल्दी पढ़ सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक कम समय में हो जाएगा या इजी है। ऐसे टॉपिक शुरुआत में करो। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है तो आप बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो टॉपिक पढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूँगा कि कभी भी स्पेशली बीके का अगर आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो सिंपल क्वेश्चन से हमेशा शुरुआत करो। तो जैसे आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में? गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स। गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी पार्टनर्स रहेंगे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस मतलब उनको जो भी बिज़नेस में प्रॉफिट होता है वो कितने का भी होने दो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जितने पार्टनर्स रहेंगे सब में इक्वली बांटा जाएगा। इसी को बोला जाता है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ना यहाँ पे हमको ये देखना है कि कितने पार्टनर हैं। तो देखो आपको गणेश एंड कार्तिक ऐसे 2 पार्टनर्स के नाम दिए, तो यहाँ पे 2 पार्टनर हैं। तो 2 पार्टनर के हिसाब से जो इक्वली जो प्रॉफिट उनको होगा या जो भी लॉस होगा वो इक्वली मतलब 2 आधा हिस्सा उसका होगा। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि इक्वली बोला है और 2 जन में बांटना है, तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसके 2 आधे हिस्से हो जाएंगे। दैट विल बी, उसी को बोला जाता है इक्वली। अभी उसी में आगे नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है? दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018। क्या बोला है? फिर से पढ़िए। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। डिसॉल्व का मतलब मैंने आपको बताया था। डिसॉल्व का मतलब होता है उन्होंने डिसाइड किया कि उनको उनका बिज़नेस क्या करना है, बंद करना है, पूरी तरीके से क्लोज डाउन करना है। कभी कब करना है तो उन्होंने डेट भी आपको दे दिया है 31 मार्च 2018। एंड देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। तो नीचे आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है वो बैलेंस शीट आपको उसने प्रोवाइड किया है क्वेश्चन में। तो बैलेंस शीट में जैसे कि आप सब जानते हैं 2 साइड होता है। एक लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो लायबिलिटी होता है और राइट हैंड साइड जो होता है वो एसेट साइड होता है।
तो अगर हम देखेंगे तो लायबिलिटीज़ में क्या क्या दिया है, तो क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है ना। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अभी एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था ऐसे लायबिलिटी जो हमको पे करने हैं हमारे बिजनेस के आउटसाइड पर्सन मतलब हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के जो रिलेटेड जो पर्सन्स है उनको छोड़कर जो बाहर के इंसान होते हैं, ऐसे इंसान को जब भी हमको पेमेंट करना होता है, ऐसे लायबिलिटीज़ को या ऐसे पेमेंट्स को हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। बिल्स पेबल भी क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अभी क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, ऐसे इंसान या ऐसे सप्लायर जो हमको हमारे बिज़नेस के माल सप्लाई करते हैं। मान लीजिए अगर मेरा कोई कपड़े का बिज़नेस है, मेरा रेडीमेड कपड़े का बिज़नेस है, आप सभी को पता है कपड़े के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो रेमंड कंपनी का, अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, मैं मेरे दुकान में रेमंड कंपनी के कपड़े रखता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं जो भी कपड़े रेमंड के हैं वो खुद तो नहीं बनाता रहेगा, वो मैं रेमंड कंपनी या कंपनी का जो फैक्ट्री है वहाँ से लेके आता रहूँगा। तो रेमंड कंपनी से जो मैं माल लेके आता हूँ वो माल मैं यहाँ पे मेरी दुकान में लाके बेचता हूँ। तो वो जो रेमंड कंपनी जो मेरे को माल सप्लाई करता है उसी को मैं बोलता हूँ सप्लायर। अभी क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर ऐसा इंसान होता है जो आपको माल जो है जो सप्लाई करता है क्रेडिट में, उधारी में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। मतलब ऐसा कोई भी इंसान जिसने आपको उधारी दी है, वो माल उधारी में दिया रहेगा या कोई चीज़ कोई एसेट आपको उधारी में दिया रहेगा या कोई पैसे उधारी में दिए रहेंगे, ऐसे इंसान को हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो ये था क्रेडिटर्स का मतलब। बिल्स पेबल क्या होते हैं, बिल्स पेबल भी क्रेडिटर्स के जैसे ही होते हैं। हमने किसी से उधारी लिया है और हमको किसी को पेमेंट करना है, ये हमने राइटिंग में लिख के दिया है। इसमें लिख के दिया है राइटिंग में, दैट विल, उसका मतलब क्या होता है, वी विल पे, दैट इज़ बिल्स पेबल। तो ये भी एक तरीके की क्या है, लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। चलो ये आपको समझ में आया रहेगा। उसके बाद जो थर्ड कंटेंट आपको दिया है दैट इज़ रिजर्व फंड। क्या दिया है, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। रिजर्व यानी हमारे लोकल लैंग्वेज में उसको बोला जाता है सेविंग। तो पार्टनरशिप बिजनेस हो या कोई भी बिज़नेस हो, हर बिज़नेस में जो भी उनका कमाई होता है, जो भी उनका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा या अच्छा खासा हिस्सा हो, हर पार्टनरशिप बिजनेस या कोई भी बिज़नेस हो, उन लोग थोड़ा क्यों ना हो थोड़ा हिस्सा सेविंग करके रखते हैं। उसी सेविंग किया हुआ पार्ट को हम लोग रिज़र्व ये नाम से पहचानते हैं। तो ये था रिज़र्व फंड। उसके नीचे क्या दिया है आपको, कैपिटल दिया है। कैपिटल ये हेडिंग है, कैपिटल 2 जन के हैं, एक गणेश, उसके नीचे कार्तिक। तो गणेश का कैपिटल 40,000 है, कार्तिक का कैपिटल 80,000 है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ने बिजनेस में उनका इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। फिर उसके बाद आपको एसेट्स में दूसरे साइड राइट हैंड साइड में एसेट्स में आपको क्या क्या दिख रही है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश। देखो बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब डेटा, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब आपके एसेट्स हैं। कैश भी एसेट है। अभी नीचे आपको देखो क्या दिया है, तो नीचे उसने क्या बोला है आपको, एसेट्स वेयर रियलाइज एज अंडर। जैसे इसका मतलब देखो, एसेट वेयर रियलाइज का मतलब मैंने क्या बताया था, एसेट रियलाइज मतलब आपने वो एसेट बेच दिए और आपको हर एक एसेट बेच के कितना पैसा मिला वो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग आपने बेचकर आपको कितना पैसा मिला, 82,000 मिला। डेटर्स बेच के आपको कितना मिला, अभी डेटर्स देखो ऐसा चीज़ होता है, डेटर ये ऐसा एसेट है जिसको बेचा नहीं जाता है। सर अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला सर अभी सब एसेट बेचे जाते हैं, लेकिन डेटर्स क्या होते हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। डेटर्स क्यों होते हैं, डेटर्स ये हमारे उधारी वाले कस्टमर्स होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं, हमारे उधारी वाले कस्टमर्स। आप कस्टमर को बेच सकते हो क्या, नहीं, आप कस्टमर से कलेक्शन कर सकते हो। आपने जो उनको उधारी में माल बेचा था
वो पैसा आप उनसे रिकवर करोगे। तो इसीलिए हम लोग कभी भी डेटर्स को रियलाइज वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, कलेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको एज्यूम कर सकते हैं कि हमने डेटर्स बेचा, चलो ठीक है। तो बिल्डिंग बेच के 82,000 मिला, डेटर्स से 22,000 मिला, स्टॉक बेच के 20,000 मिला। स्टॉक बोलेगा तो हमारे दुकान में या गोडाउन में या जो भी हमारे बिज़नेस में जितना भी माल पड़ा था सब का सब हमने बेच डाला और हमको कितना पैसा मिला, 20,000 मिला। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये भी कस्टमर से ही कलेक्ट किया हुआ पैसा है, रिसीवेबल्स कितना पैसा मिला, 3,200। तो ये सब एसेट आपने बेच के आपको पैसा रिकवर हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, एंड गणेश एग्री टू टेक ओवर। देखो नेक्स्ट सेंटेंस में उसी में उसने आगे क्या दिया है, गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर रुपीज़ कितना बोला है, 10,000। गणेश एग्री टू टेक ओवर, गणेश बोलता है मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा, कितने में लेके जाऊंगा, 10,000 में। देखो सिंपल सी बात है, हम लोग अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, इसका मतलब हमारा ही बिज़नेस है, तो हम हमारे बिज़नेस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एसेट्स है, हमारे ऊपर ऑप्शन है, या तो हम लोग उसको भंगार में या किसी और को बेच देंगे, या फिर वो एसेट अगर हमको पसंद आया तो हम लोग हमारे खुद के घर के पास भी, घर पे भी लेके जा सकते। तो वैसे ही गणेश ने क्या किया, उसको फर्नीचर पसंद आया और उस फर्नीचर को उसने खुद के लिए ले लिया, खुद के ओन यूज़ के लिए ले लिया। कितने का फर्नीचर लिया, 10,000 का ले लिया। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, सर रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट्स टू ₹2,000। अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में आपको हमेशा दिखेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस। इसको एक और नाम भी है, आप चाहिए तो लिख के ले लो। रियलाइजेशन एक्सपेंस को एक और नाम से भी जाना जाता है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को हम लोग डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो वर्ड कोई भी आने दो क्वेश्चन में, रियलाइजेशन एक्सपेंस वर्ड आने दो या डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर्ड आने दो, दोनों का मतलब एक ही है। कि अभी ये होता क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो कोई भी एसेट, जैसे हमने शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एसेट बेचना पड़ेगा, क्योंकि बिज़नेस बंद करना है तो एसेट बेचो, एसेट बेच के पैसा मिलेगा। अभी एसेट देखो, आप आपके घर का कोई एसेट नहीं बेच रहे हो कि आपने सोचा और आपने उसको भंगार में जाके स्क्रैप में बेच दिया। ऐसे ये बात इतनी इजी बात नहीं है। आप किसी बिज़नेस के एसेट बेच रहे हो, किसी बड़े बिज़नेस के, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, बड़े बड़े एसेट फर्नीचर होते हैं, इतने सारे इतने बड़े बड़े एक्सपेंसिव एसेट बेचने के लिए आप किसी भंगार वाले के पास एक जा सकते हो क्या, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आप या तो किसी एजेंट को पकड़ो, वो एजेंट के ज़रिए आपके प्रॉपर्टीज़ बेचो, आप टीवी पे या न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट दे दो, तो जिसको पसंद आएगा या जिसको इच्छा रहेगी वो आपका एसेट ख़रीदने के लिए आ जाएगा। अभी मुझे बताओ, आपने एजेंट के ज़रिए एसेट को बेचा या एडवर्टाइजमेंट करके आपने एसेट बेचा, कुछ भी करके आपने एसेट बेचा। अभी एजेंट के ज़रिए अगर आप एसेट बेचोगे तो एजेंट आपके लिए जो काम कर रहा है वो फ्री में करेगा क्या, नहीं करेगा, वो उसका कमीशन लेगा, बराबर है, तो उसका पैसा उसको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने आपका एसेट बेचने के लिए जो खर्चा किया, बराबर है कि नहीं, आपने आपके एसेट बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ा आपको, जैसे एजेंट को पैसा देना पड़ा, तभी जाके आपका एसेट बिके ना, बराबर है। वैसे ही आपने अगर समझो एडवर्टाइजमेंट करके न्यूज़पेपर में ऐड देके या कोई पैम्पलेट छाप के वगैरह वगैरह, कैसे तो भी आपने करके एसेट बेचा। अभी न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए, पैम्पलेट छापने के लिए फ्री में होता है क्या, नहीं, इसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, एसेट बेचने के लिए जो खर्चे हमको करने पड़ते हैं, तो आप कौन से भी खर्चे करो, एसेट बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है या जो पूरा बिज़नेस का जो सेटलमेंट करने के लिए, मतलब एसेट पूरी बिज़नेस पूरा बंद करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं, वो सभी खर्चे को मिला के हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस ऐसे बोलते हैं। समझ में आया? तो अभी रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना है, 2000। अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना है कि हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन तो दिख लिया, अभी हमको आंसर क्या बनाना है, आंसर में क्या पूछा है।
शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो 3 अकाउंट आपको पूछा है उसने, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ये 3 अकाउंट आपको उसने बनाने बोला है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन था। अभी मैं आपके सामने इसका आंसर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो देखो ये आपके सामने ये पूरा आंसर है उसका, जिसमें जो 3 अकाउंट उसने बनाने बोला था। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद सेकंड पार्टनर्स कैपिटल आपके सामने दिख रहा है, फिर थर्ड कैश और बैंक अकाउंट जो उसने बनाने बोला था वो भी दिख रहा है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं ये तीनों अकाउंट कैसे बनाया है मैंने और वो आंसर कैसे हमको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो क्वेश्चन आपके सामने होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोग आंसर बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये तीनों अकाउंट बना के रखना है। फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। अभी मैं आपको अगर नोटबुक के एंगल से अगर बताने जाऊंगा तो नोटबुक में जो आपका आंसर 2 पेज में कंप्लीट करना है। पहले पेज पे आपका आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट, वो स्ट्रिक्टली आपको उस पेज पे एक ही अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। और कोई भी अकाउंट आपको एग्ज़ाम में या टेक्स्ट बुक में नोटबुक में बनाना नहीं है। आपका जो पहला पेज रहेगा आंसर, उस पर पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट होगा, उसमें और कोई अकाउंट बनाना नहीं है। जो दूसरा पेज रहेगा उसमें आप ये दोनों भी बाकी के बचे हुए 2 अकाउंट बना सकते हैं। आधा पेज का चाहिए तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, और आधा पेज का चाहिए तो आप कैश और बैंक अकाउंट बना लो। हालांकि इतना अपने को आधा पेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी चलो आप नेक्स्ट पेज पे 2 पेज, जो नेक्स्ट पेज रहेगा उसमें दोनों अकाउंट एक साथ बना सकते हैं। तो जहाँ तक क्वेश्चन का सवाल है, तो क्वेश्चन देखो, आप कभी भी आंसर बनाते समय करना क्या है, सिंपल बात है। देखो सबसे पहला करना क्या है, हम लोग शुरुआत करते हैं एसेट से। किससे शुरुआत करते हैं? एसेट से। तो हमको करना क्या है, देखो आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कैसा होता है कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? ये हिसाब किताब है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? हिसाब किताब है। आपने कौन सा एसेट कितने में बेचा, प्रॉफिट में बेचा, लॉस में बेचा, ये सब हिसाब किताब का बुक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले, जैसे हम अगर किधर हमको बाहर घूमने जाना है तो हम क्या करते हैं, एक बैग में हमारे जितने भी कपड़े हैं, सामान है, वो भर देते हैं। तो वैसे ही आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपके जितने भी एसेट्स है वो सभी एसेट, लेकिन सभी एसेट का मतलब ये नहीं सभी एसेट, इसमें कुछ एसेट छोड़कर, कौन से एसेट छोड़कर, तो कैश, कौन सा? कैश। ये एसेट जो है, ये कैश छोड़कर जितने भी एसेट्स है, बिल्डिंग से लेकर बिल्स रिसीवेबल तक जितने भी एसेट्स है, सभी एसेट्स हमको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, हम जहाँ पे अगर हम बाहर जाने की बात करते हैं तो सबसे पहले कपड़े पैकिंग करते हैं, एक बैग में डाल देते हैं। तो वैसे ही हमको ये सभी एसेट, हमने जो पहला अकाउंट बनाया है रियलाइजेशन अकाउंट, इस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ये सभी एसेट्स हमको डाल देना है। तो देखो कितने एसेट्स थे, तो टोटल देखो 1 2 3 4 5, तो 5 एसेट्स थे। तो देखो मैंने एज इट इज़ वो पाँचों के पाँचों एसेट्स मैंने डाल दिए, आपके सामने दिख रहा है। बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, और जो उनका अमाउंट था वो भी मैंने एज इट इज़ लिख लिया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया। देखो बिल्डिंग का अमाउंट आपको 88,000 दिख रहा है, क्वेश्चन में आंसर में भी देखो बिल्डिंग के सामने उसका अमाउंट 88,000 दिख रहा है। फिर उसके बाद फर्नीचर का अमाउंट 12,000 है, यहाँ पे भी आंसर में फर्नीचर का अमाउंट 12,000 है। अभी देखो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें 2 साइड है, डेबिट में पर्टिकुलर्स अमाउंट और क्रेडिट में भी पर्टिकुलर्स अमाउंट। नाउ यहाँ पे
अभी देखो, जैसे हमने देखा कि जो सब एसेट्स हैं, क्वेश्चन में जितने एसेट दिए थे एक्सेप्ट कैश, कैश छोड़कर हमने सभी एसेट एज इट इज़ उसी नाम से वही अमाउंट के साथ हमने रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। अभी लेकिन लिखते समय लिखना क्या है, उन सभी को एक कॉमन हेडिंग आपको देना है। वो क्या देना है? सन्ड्री एसेट्स। क्या नाम देना है? टू सन्ड्री एसेट्स। नाउ सन्ड्री एसेट क्या होता है? देखो कितने सारे एसेट्स है, ये सब एसेट्स को हम लोग ने कॉमन नाम दे दिया, उस कॉमन नाम को हम लोग बोलते हैं सन्ड्री एसेट्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एसेट और उसके जितने अमाउंट आपको दिए थे क्वेश्चन में सब लिख दिए। इसको बोला जाता है, अंदर के कॉलम को बोला जाता है इनर कॉलम, और जो बाहर का कॉलम होता है उसको बोला जाता है आउटर कॉलम। तो हमने किया क्या, सबसे पहले एसेट के अमाउंट एज इट इज़ इनर कॉलम में लिख दिए, और उन सभी का जो अमाउंट का हमने बाद में क्या किया, सभी अमाउंट्स के टोटल किए और वो टोटल बाहर आउटर कॉलम में हमने लिख दिया। जो कितना आया? 1,60,000। कितना आया? 1,60,000। तो देखो 88,000 प्लस 12,000 प्लस 32,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000, इन सभी का टोटल आया कितना? 1,60,000। तो समझ में आया हमने क्या किया? देखो एकदम सिंपल एंड ईजी है। क्या किया हमने, क्वेश्चन में जो एसेट दिए थे वो एज इट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट में हमने डेबिट साइड में किस नाम से, टू सन्ड्री एसेट नाम से हमने लिख दिया। ओके, और जो नाम था वही नाम, वो जितना अमाउंट दिया था उतना ही अमाउंट एज इट इज़ हमने लिख दिया। टू सन्ड्री एसेट हेडिंग अंडरलाइन करके उसके नीचे एसेट्स के नाम, उनके अमाउंट सामने सामने लिख दिए इनर कॉलम में, बाद में उनका टोटल लेके आउटर कॉलम में ले लिया। तो ये था एसेट्स। अभी एसेट में सभी एसेट नहीं हुए, एक एसेट हमने नहीं लिया था। कौन सा एसेट हमने नहीं लिया था कि सर कैश अकाउंट हमने नहीं लिया, कैश नहीं लिया था। तो कैश का करना क्या है, देखो आपको क्वेश्चन में उसने खुद ही ने बोला था कि हमको कैश अकाउंट बनाना है। तो कैश अकाउंट देखो मैंने आपके आंसर में बना के रखा था, कैश और बैंक अकाउंट। तो आपको करना क्या है, कैश को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेना, आपको कैश को सेपरेटली उसके अकाउंट में लेना है, वो भी डेबिट साइड में। वो भी कहाँ पे? डेबिट साइड में। क्या नाम से? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या नाम से? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो अमाउंट है देखो 4,000, क्वेश्चन में जितना दिया था मैंने उतना ही लिया है। देखो आपके सामने दिख रहा है, जितना क्वेश्चन में दिया था उतना ही मैंने लिया है। देखो ओके, तो कैश का अकाउंट बना हमने जो बनाया था उसी में कैश का अमाउंट लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस। अभी यहाँ पे एक लॉजिक की बात आती है। देखो जितने भी एसेट्स थे वो सभी एसेट्स हमने बिल्डिंग से लेके कैश तक, देखो सब एसेट हमने कैश छोड़ के सब एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा, और जो कैश था वो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा। लेकिन देखो इसमें दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये दोनों भी हमने एसेट्स डेबिट साइड में ही लिखे। तो एक चीज़ कभी भी मत भूलना, जितने भी एसेट्स आपके होते हैं हमेशा जो भी अकाउंट में आप लिखोगे, पोस्टिंग करोगे, वो हमेशा डेबिट साइड में करोगे, क्रेडिट में कभी नहीं करना, क्योंकि डेबिट में ही उसको पोस्टिंग करना होता है। ये रूल है, ये याद रखना। समझ में आया? तो ये था एसेट्स का पोस्टिंग। तो एसेट्स का पोस्टिंग तो हमने कर दिया। अभी बचा लायबिलिटी। अभी लायबिलिटी में देखो क्या करना है, जैसे एसेट हमने डाल दिए थे रियलाइजेशन अकाउंट में, वैसे ही लायबिलिटीज़ भी हमको रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है। लेकिन सभी लायबिलिटीज़ हमको रियलाइजेशन में नहीं डालना है। तो कौन से लायबिलिटी डालना है? तो जैसे मैंने बताया था कि एक्सटर्नल लायबिलिटी। कौन से लायबिलिटी? एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज ओनली। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आएगा? तो दो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। ये दो ही लायबिलिटी आएंगे। अभी सिंपल सी बात है, देखो एसेट हमने सब कहाँ पे डाला था? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। अभी एसेट के अपोजिट लायबिलिटी है, एसेट के अपोजिट लायबिलिटी है। तो वैसे ही एसेट अगर हमने डेबिट में डाले तो लायबिलिटीज़ कहाँ पे डालेंगे हम लोग? क्रेडिट में डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे? क्रेडिट में डालेंगे। तो देखो आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में मैंने हेडिंग दे दिया। जैसे एसेट्स के लिए हेडिंग दिया था सन्ड्री एसेट, वैसे लायबिलिटीज़ के लिए हेडिंग क्या दिया है मैंने? सन्ड्री लायबिलिटीज़। तो उसमें मैंने दोनों नाम क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, और जितना उनका अमाउंट क्वेश्चन में दिया था वही मैंने एज इट इज़ लिख दिया। देखो 18,400 क्रेडिटर्स का, 5,600 बिल्स पेएबल का।
दोनों का अमाउंट जैसे मैंने बताया इनर कॉलम में लिख दिया, बाद में उन सबका टोटल लेके आउटर कॉलम में ले लिया, उन दोनों का टोटल आउटर में। तो ये हो गया क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अभी उसके बाद क्या दिया है, रिजर्व फंड एंड कैपिटल अकाउंट। देखो हमने रिजर्व का मतलब मैंने क्या बताया, रिजर्व क्या होता है, सेविंग होता है। जो भी बिजनेस में हम लोग पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट जो होता है, उसी प्रॉफिट का हिस्सा जो सेविंग करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, उसी को रिजर्व बोलते हैं। अभी मुझे मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जो पार्टनरशिप बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में जो भी पैसा कमाया जाता है वो पैसा किसका होता है, किसका होता है, जो वो बिज़नेस चला रहे हैं, जो वो बिज़नेस के ओनर्स हैं। अभी इस पार्टनरशिप बिज़नेस के ओनर कौन है, ये दो पार्टनर है ना, गणेश एंड कार्तिक। तो इसका मतलब क्या, ये जो रिजर्व है, ये जो सेविंग किया हुआ पैसा है, किस में से सेविंग किया, प्रॉफिट में से ही किया। ये जो प्रॉफिट का जो पैसा है सेविंग किया हुआ, ये भी पैसा किसका रहेगा, ये दोनों का ही रहेगा। किसका, गणेश एंड कार्तिक का। तो हमें करना क्या है, रिजर्व और कैपिटल ये दोनों का हमको एक ही अकाउंट में इफेक्ट डालना है। तो इसके लिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है। क्या बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है। तो देखो अभी वो जो रिज़र्व फंड जो दिया था, वो रिज़र्व फंड से पहले हमें करना क्या है, वो कैपिटल अकाउंट जो दिया था वो कैपिटल सबसे पहले हमको लिखना है। तो गणेश एंड कार्तिक का जो कैपिटल हमको क्वेश्चन में दिया है, वो कैपिटल सबसे पहले हमको लिखना है। तो सबसे पहले अभी देखो लाइबिलिटीज़ हम जैसे कि मैंने बताया कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। ऑब्वियसली ये लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में आए तो ये भी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में ही आएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में हमें पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट लिखना है। क्या नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। क्या नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी क्यों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो देखो ये कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, कैपिटल। और हमने कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का ही अमाउंट लिया है, हमने कोई दूसरा अमाउंट नहीं लिया। तो उसी अकाउंट में हम लोग उसका आंसर लिख रहे हैं। तो इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये वर्ड आएगा। और गणेश का कॉलम अलग से हमने बनाया है, कार्तिक का कॉलम अलग से बनाया है। तो गणेश का कैपिटल का अमाउंट हम गणेश के कॉलम में लिखेंगे, जैसे कि 40,000 यहाँ पे दिया है। और कार्तिक का कैपिटल अमाउंट 80,000 दिया है, तो कार्तिक के कॉलम में 80,000 हमने लिख दिया है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से हमने लिख दिया, गणेश का 40,000 कैपिटल और कार्तिक का 80,000 कैपिटल। ठीक है। फिर उसी के नीचे रिज़र्व जो था, जो लाइब्रेरी में हमको दिए थे, रिज़र्व फंड हमको लिखना है। अभी जैसे बताया मैंने कि वो जो रिज़र्व होता है वो सेविंग होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है, जो किसका होता है, उसी बिज़नेस के ओनर्स का होता है। तो इस पार्टनरशिप बिजनेस के ओनर कौन है, पार्टनर कौन है, अकेला गणेश है क्या, नहीं, दोनों भी है। तो वो जो रिज़र्व है वो दोनों का भी है, किसी एक का नहीं है। तो वो रिज़र्व दोनों में भी बांटा जाएगा, किसी एक को नहीं मिलेगा, दोनों को भी बांटा जाएगा। अभी कैसे बांटा जाएगा, तो क्वेश्चन की शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि सर उसने क्या बोला था, गणेश एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। क्या बोला था उन्होंने, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो दोनों में वो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड होगा। अभी रिजर्व फंड का अमाउंट आपको कितना दिया है, तो देखो यहाँ पे रिजर्व फंड का अमाउंट कितना है आपके सामने, 20,000 है। तो दोनों में इक्वल मतलब आधा आधा, तो 20 का आधा आधा, दो हिस्सा कितना हो जाएगा, 10,000 एंड 10,000। तो गणेश को हम लोग 10,000 दे देंगे और कार्तिक को भी कितना दे देंगे, 10,000 दे देंगे। चलो ठीक है। तो ये था पोस्टिंग, जो बैलेंस शीट आपको दिया था क्वेश्चन में उसकी पोस्टिंग। देखो एकदम इजी है, आप देखो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको लेंदी लगा रहेगा, ये थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी लगा रहेगा। लेकिन देखो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत इजी लगेगा। आपने यहाँ पे देखो किया क्या, मैं एक शॉर्ट एंड सिंपल में आधे मिनट में आपको बता देता हूँ। आपने क्या किया, देखो जितने भी एसेट थे सभी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में डाल दिया, एज इट इज़ कैश छोड़ के सब एसेट को हेडिंग दे दिया सन्ड्री एसेट। इनर कॉलम में उनका अमाउंट वो जो नाम दिया था, जो अमाउंट दिया था एज इट इज़ लिख दिया। फिर बाद में उन सबका टोटल लेके आउटर में लिखा। फिर जो कैश था उस कैश का आपने सेपरेट अकाउंट बनाया था, उसके डेबिट में आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का जो अमाउंट दिया था वही अमाउंट आपने लिख दिया। ये हो गया एसेट्स।
लायबिलिटीज़ में आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया था, अभी एसेट आपने डेबिट में लिखा है तो लायबिलिटीज़ आप कहाँ पे लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जो अमाउंट दिया था, जो नाम दिया था वही एज इट इज़ हमने इनर में लिख दिया और बाहर उनका टोटल आउटर में ले लिया। फिर बाद में आपको क्या दिया था, रिजर्व एंड कैपिटल। तो रिजर्व एंड कैपिटल मैंने आपको एज इट इज़ अभी बता दिया। कैपिटल अकाउंट में हमने पहला कैपिटल का अमाउंट लिख दिया, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाद में रिजर्व फंड। तो रिजर्व का जो एक अमाउंट दिया था वो दोनों में इक्वली बांट दिया। कैसे बांट दिया, क्यों बांटा इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन में उसने दिया था इक्वल शेयरिंग रेशियो। सो 10 में से अगर आप ये जो बैलेंस शीट का आपने ये जो पोस्टिंग है, ये इतना पोस्टिंग भी अगर आपने कर दिया तो आपको इजीली 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो आपने कुछ किया नहीं है, यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना था, यहाँ पे आपको कोई स्टेप नहीं याद रखना था, यहाँ पे सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मुझे कौन सा चीज़ कहाँ पे डालना है। समझ में आया? तो ये था पोस्टिंग। अभी देखो जो मेन चीज़ आपको नीचे क्वेश्चन में दिया है, एसेट वेयर रियलाइज्ड अंडर। तो एसेट रियलाइज मतलब एसेट उसने बेचे, तो कौन से एसेट बेचे, बिल्डिंग बेचे, डेटर्स बेचे, स्टॉक बेचे, बिल्स रिसीवेबल बेचे, ये सब एसेट उसने बेचे। फिर बाद में गणेश टेक ओवर, अभी गणेश ने लेके गया, ठीक है, उसको बेचा नहीं, उसने लेके गया। उससे पहले क्या दिया है, एसेट बेचा है। तो जो एसेट बेचा है, अभी एसेट बेचा है, अभी मेरा एक कभी भी याद रखना, एक सिंपल सा फंडा है कि कोई भी एसेट अगर आप खरीदते हो या बेचते हो, वो मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कोई भी एसेट हो, अगर कोई भी एसेट में आप लेन देन करते हो, एक लॉजिक याद रखना। वो लॉजिक क्या याद रखना, हमेशा याद रखना, ना सिर्फ इस टॉपिक के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी पूरे लाइफ टाइम जब भी आपको अकाउंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सिचुएशन या ऐसा कोई सिचुएशन आता है आपको जहाँ पे समझ में नहीं आ पा रहा है, तो ये लॉजिक याद रखना। कोई भी एसेट अगर आप डीलिंग करते हो, लोकल एकदम सिंपल बात मैं बता रहा हूँ, अगर आपने वो एसेट खरीदा है तो आपके पास आया रहेगा, अगर वो एसेट आपने बेचा है तो आपके पास से वो एसेट गया रहेगा। तो सिंपल लॉजिक है, अगर आया है तो डेबिट करो, अगर गया है तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पे आपने एसेट क्या किया, बेचा, एसेट आया क्या, एसेट गया, सिंपल बात है, एसेट बेच दिया, एसेट गया। अब भी थोड़ी देर पहले आपने वो सभी एसेट को एक बक्से में रियलाइजेशन अकाउंट के कहाँ पे डाल दिया था, डेबिट साइड में डाल दिया था, समझ गए। अभी आपने उस सभी एसेट को बेच डाला तो आया क्या, गया, गया तो सर गया तो क्या बोला था मैंने, क्रेडिट बोला था। तो उसी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हमने वो एसेट, जितने भी उसने एसेट आपको क्वेश्चन में नीचे दिए थे वो हमने लिख दिए। और बेचा तो चलो ठीक है, फ्री में बेचेंगे क्या, नहीं, देखो फ्री में तो नहीं बेचेंगे, पैसा मिला रहेगा। तो इसका मतलब हमने जो एसेट बेचा वो पैसा मिला हमको, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बाय कैश और बैंक। अभी कौन सा एसेट कितने में बेचा वो आपको दिया, तो वो एज इट इज़ आपको लिखना है। देखो बाय कैश और बैंक हेडिंग दे दिया मैंने, उसके नीचे बिल्डिंग, उसका अमाउंट 82,000 दिया था। देखो बिल्डिंग आपने कितने में बेचा था, 82,000 में बेचा था। फिर बाद में डेटर्स कितने में बेचा था, 22,000 में बेचा था। देखो डेटर्स उसी के नीचे लिखा 22,000। फिर स्टॉक कितना बोला था उसने, स्टॉक 20,000 बोला था, तो स्टॉक भी लिख दिया उसके सामने, उसका अमाउंट 20,000। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल कितना बोला था, 3,200, उसका भी अमाउंट एज इट इज़ मैंने लिख दिया। तो ये जितने एसेट थे सब बेच दिए। अभी अलग अलग एसेट अलग अलग अमाउंट में बेचे, तो ये सभी एसेट का जो टोटल आया सब मिला के हमको कितना पैसा मिला, 1,27,200, इतना पैसा हमको मिला। कभी भी याद रखना, ये जो बैलेंस शीट के नीचे, ये जो बैलेंस शीट के नीचे आपको दिया है, ये सब एडजस्टमेंट है, ये सब क्या है, एडजस्टमेंट है। हमेशा याद रखना, हर एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। कितने इफ़ेक्ट होते हैं, 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसने बोला कि एसेट बेच दिया, एसेट बेच दिया हमने, तो एसेट आया क्या, गया, गया, तो गया तो क्रेडिट में लिख दिया। तो ये तो एक वन साइड इफ़ेक्ट हो गया। अभी इसका एक और इफ़ेक्ट आएगा, मतलब ये चीज़ हम 2 बार लिखेंगे, तो ये तो एक इफ़ेक्ट हो गया। फिर दूसरा इफ़ेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो देखो हमने यहाँ पे हेडिंग क्या दिया था, बाय क्या लिखा था मैंने, कैश और बैंक। क्यों कैश और बैंक मैंने लिखा था, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, हम लोग फ्री में तो नहीं बेचेंगे, हम लोग पैसे में बेचेंगे। तो इसका मतलब हमने जो इफ़ेक्ट दिया, क्या नाम से दिया, बाय कैश और बैंक, तो सेकंड इफ़ेक्ट भी कहाँ पे जाएगा,
यस करेक्ट एब्सोल्युटली। तो कैश और बैंक अकाउंट हमने अलग से बनाया है, उसी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट में ही जाएगा। लेकिन कहाँ पे जाएगा? देखो कभी भी याद रखना, एक अकाउंट का अगर डेबिट साइड होता है इफेक्ट, तो दूसरे अकाउंट का अपोजिट क्रेडिट साइड होता है। तो याद रखना, हमने यहाँ पे एसेट जब भी बेचा था तो कहाँ पे लिखा था? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा था। सिंपल बात है। तो सेकंड इफेक्ट देते समय कहाँ पे लिखेंगे? कैश अकाउंट के अपोजिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा हूँ तो कैश अकाउंट के कहाँ पे लिखूँगा? ऑब्वियसली कहाँ पे? डेबिट साइड में। तो देखो मैंने कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा हूँ। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आया, एसेट जब भी बेचोगे क्या करेगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में और कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट में। तो वहाँ पे मैंने लिखा क्या? देखो क्या लिखा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखा है मैंने? रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों सिर्फ रियलाइजेशन लिखा? पूरा डिटेल में क्यों नहीं लिखा? देखो क्या होता है कि जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट होता है, जैसे मैंने बताया हिसाब किताब होता है, हिसाब किताब में आपको हर एक चीज़ डिटेल में लिखना ज़रूरी है। कैश और बैंक में लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखाना है कि कौन सा एसेट आपने कितने में बेचा है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको अमाउंट दिखाया है कि सब एसेट आपने मिल के कितने में बेचा। तो सब एसेट मिल के मैंने देखो यहाँ पे आप सभी एसेट का टोटल बेच के कितना मिला था आपको? 1,27,200। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे सबका टोटल ले लिया सीधा 1,27,200, 1,27,200। क्या नाम से? टू रियलाइजेशन। क्यों रियलाइजेशन मैंने लिखा? दो सिंपल बात है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने क्या किया, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसमें मैंने कैश और बैंक लिखा। तो ये कैश और बैंक अकाउंट है तो इसमें कैश और बैंक लिखूँगा क्या? नहीं, तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट लिखूँगा। इसका मतलब क्या? रियलाइजेशन अकाउंट में कैश का नाम आएगा तो कैश में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन का। समझ में आया? तो ये हो गया एसेट बेच के जो पैसा आया वो। अभी उसी में आगे क्या दिया था? गणेश एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 10,000। गणेश बोलता है मैं फर्नीचर लेके जाऊंगा। चलो ठीक है। अभी यहाँ पे भी वही लॉजिक फिर से, जैसे सभी एसेट आपने सबसे पहले क्या किया? यहाँ पे डाल दिया था, बराबर है, डेबिट में। अभी यहाँ पे कुछ एसेट आपने बेचा तो क्रेडिट में लिख दिया आपने। उसमें से एक एसेट गणेश ने लेके गया। अभी आप किसी को एसेट बेच दो या किसी को एसेट दे दो, दोनों केसेस में एसेट आपके पास जो था वो आपसे अभी चला गया। तो वापस एसेट आया क्या? गया। तो वापस गया तो कहाँ पे? क्रेडिट में। किसने लेके गया? गणेश ने। तो देखो क्रेडिट में मैंने क्या लिखा? बाय गणेश कैपिटल। उसके नीचे ब्रैकेट में मैंने लिखा भी, उसने क्या लेके गया? फर्नीचर लेके गया। देखो, और अमाउंट भी आपके सामने दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 10,000 जो उसने अमाउंट दिया था। कितने में लेके गया? एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर रुपीज़ कितना बोला था उसने? 10,000। तो 10,000 में लेके गया तो मैंने एज इट इज़ 10,000 लिख दिया। समझ में आया? अभी जैसे बताया हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट। तो एक तो इधर आ गया गणेश कैपिटल, क्योंकि बेचा गया इसलिए क्रेडिट में। गणेश कैपिटल, देखो कैपिटल अकाउंट दिख रहा है तो इसका मतलब सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। कैश में नहीं जाएगा क्योंकि मैंने उसको बेचा नहीं है, गणेश को मैंने दिया। उसने ऐसा नहीं बोला कि गणेश से हमने पैसा लिया, नहीं, गणेश ने ले लिया। पैसा के बारे में बात नहीं हुआ यहाँ पे। तो कैश अकाउंट में इफेक्ट जाएगा नहीं, तो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया, अगर आप किसी एक अकाउंट के क्रेडिट में इफेक्ट दे रहे हो तो दूसरे अकाउंट के कहाँ पे देना पड़ेगा आपको इफेक्ट? डेबिट में, अपोजिट साइड में। तो इस रियलाइजेशन के क्रेडिट में आपने लिखा बाय गणेश कैपिटल क्योंकि उसने एसेट लेके गया। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ पे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, तो कैपिटल के डेबिट में। टू रियलाइजेशन क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, क्योंकि सामने वाला अकाउंट का ही नाम आएगा ना। तो टू रियलाइजेशन किसने लेके गया था? गणेश ने। तो यहाँ पे देखो अमाउंट के 2 कॉलम है, गणेश के नाम से और एक कार्तिक के नाम से। तो लेके किसने गया? गणेश ने। तो किसके कॉलम में अमाउंट दिखाएंगे? गणेश के कॉलम में। कार्तिक के कॉलम में कार्तिक ने कुछ लेके ही नहीं गया तो उसके कॉलम में नील आ जाएगा, डैश। तो ये हो गया एसेट जो पार्टनर ने लेके गया उसके बारे में। चलो ठीक है। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या दिया है? रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट्स टू रुपीज़ कितना बोला है? 2,000। और यहाँ पे दोस्तों देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है। अभी जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ
वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना ये चीज़। अगर ये चीज़ आप भूल जाओगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा और आपको आंसर फुल मिलेगा नहीं, आंसर के फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका आंसर भी नहीं आएगा। कभी भी डिसोल्यूशन का क्वेश्चन जब भी आप पढ़ते हो, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये चीज़ आपको देखना है। देखो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या बोलता है, सबसे पहले एसेट बेचो। यहाँ पे आपने वो कर दिया, देखो एसेट सब बेच दिया, उसने क्वेश्चन में दिया है। सेकंड स्टेप क्या बोला था मैंने, एसेट बेच के जो पैसा आएगा उस पैसे से सबसे पहले क्या करो, हमारे बिजनेस के जो हमारे कर्जे दैट इज़ लायबिलिटी जो है वो पे कर दो। क्वेश्चन में आप ज़रा ठीक से देखो, कहाँ तो भी आपको दिख रहा है कि उसने बोला है कि भाई लायबिलिटी जो था क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ऐसे दो लायबिलिटीज़ है, उनको पेमेंट किया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है क्या? देखो नहीं बोला है, कहाँ पे भी नहीं बोला है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों याद रखना हमेशा, कभी भी अगर क्वेश्चन में लायबिलिटीज़ कौन सा कितना पे किया अगर नहीं बोला है या कुछ बताया नहीं है, फिर भी हमें कंपलसरी उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि रूल बोलता है, अकाउंटिंग इफेक्ट बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अगर आप एसेट बिजनेस बंद कर रहे हो, एसेट बेच रहे हो, उस एसेट से जो पैसा आएगा उससे पहले सबसे पहले उस आपके लायबिलिटीज़ पे करो, तभी जाके आप आगे का प्रोसीजर फॉलो करो, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको लायबिलिटीज़ पे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी में अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दो एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको दिए थे, क्रेडिटर्स और दूसरा बिल्स पेबल। तो दो लायबिलिटी थे, तो सबसे पहले उनको पेमेंट करना पड़ेगा। भले क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो भी आपको कंपलसरी पे करना पड़ेगा। तो पे करने के लिए हमको उनको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा यहाँ पे देखो कैश जो है, पैसा मतलब क्या यहाँ पे कैश। कैश क्या है, देखो एसेट है। कैश क्या है, एसेट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, याद रखना ये बात, एसेट है। तो आप क्या करोगे, लायबिलिटी पे करोगे, कैश पे करोगे। कैश आएगा क्या, कैश जाएगा। आप किसी को पेमेंट करते हो तो आपके पास से पैसा जाता है, कैश जाता है। तो कैश आया क्या, कैश गया। सर सिंपल सी बात है, मैंने पेमेंट किया है तो कैश गया ही रहेगा। तो जो कैश अकाउंट मैंने बनाया था, कैश अकाउंट, उसके कहाँ पे जाएगा, गया। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो कैश गया है तो कैश के क्रेडिट में लिखूँगा बाय रियलाइजेशन। अभी मैंने रियलाइजेशन क्यों लिखा, देखो क्वेश्चन का जो भी आंसर हमने लिखा था तो अभी शुरुआत में जो लायबिलिटी थे मैंने कहाँ पे लिखे थे, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखे थे ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दोस्तों ये लिखा, क्या लिखा, बाय रियलाइजेशन। उसके नीचे मैंने देखो जो लायबिलिटीज़ था, देखो क्रेडिटर कितना बोला था उसने 18,400, तो उनको उनका पैसा दे दिया। फिर उसके बाद बिल्स पेबल कितना बोला था 5,600, वो भी उनको उनका पैसा दे दिया मैंने, देखो। फिर उसके बाद लास्ट में जो हमने पढ़ा था रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये जो खर्चा है ये तो आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा। एसेट बेचने के लिए लीगली जो भी आपको बिज़नेस बंद करने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं तो करना ही पड़ेगा। तो ये भी तो खर्चा ही है, इसका भी तो पेमेंट करना ही है आपको। तो यहाँ पे भी पैसा जाएगा, तो अगेन पैसा जाएगा। तो अगेन कैश अकाउंट के क्रेडिट में उसी हेडिंग के नीचे हम लोग लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना अमाउंट 2,000। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने 3 पेमेंट किए। एक क्रेडिटर्स को 18,400 किया, बाद में बिल्स पेबल को 5,600 पेमेंट किया और बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंस का 2,000 पेमेंट किया। तो तीनों मिला के हमने कितना पेमेंट किया, 26,000। तो अब ये इसका 2 इफेक्ट वापस देना पड़ेगा, बराबर है। जैसे मैंने बताया एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2। तो एक तो इधर कैश गया इसलिए कैश के क्रेडिट में लिख दिया। अभी सेकंड इफेक्ट देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, बाय रियलाइजेशन। तो सेकंड इफेक्ट इधर जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। क्या नाम से, देखो कैश में हमने रियलाइजेशन का नाम लिखा था, तो रियलाइजेशन में किसका नाम लिखेंगे, कैश का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया टू कैश और बैंक, हेडिंग दे दिया। उसके नीचे जिसका पेमेंट किया था सबका एज इट इज़ देखो नाम और अमाउंट लिख दिया। क्रेडिटर्स को 18,400, बिल्स पेबल का 5,600, रियलाइजेशन एक्सपेंस का 2,000, ये तीनों का पेमेंट कर दिया और तीनों का टोटल 26,000 हमने आउटर में ले लिया। सो यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक का पूरा आंसर हमने बना के ले लिया। एसेट पोस्टिंग कर दिया, लायबिलिटी पोस्टिंग कर दिया, एसेट बेच दिया, लायबिलिटीज़ पेमेंट कर दिया, सब हो गया। अभी यहाँ क्वेश्चन
जहाँ पे ख़त्म हो गया वहाँ पे आंसर ख़त्म होता है, ऐसा नहीं। अभी यहाँ पे आपने जो अकाउंट अलग अलग बनाए थे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, ये तीनों अकाउंट आपने बनाए थे। अब ये तीनों अकाउंट में आपने इफेक्ट जो दिया है, ये तीनों अकाउंट अभी आपको क्या करना है, 1 बाय 1 क्लोज़ करना है। क्या करना है? क्लोज़ करना है। क्लोजर ऑफ अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, हमने ये चीज़ 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट किया था। रियलाइजेशन का जो ऊपर से सैलरी एक्सेस से लेके नीचे तक का पार्ट हमने मैंने आपको सब समझा दिया पार्ट, बराबर है। तो सबसे पहला आपको करना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज़ करना है। क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज़ करना है। क्लोज़ करते समय एक बात याद रखना, हमेशा आउटर कॉलम के अमाउंट के टोटल करना है। तो डेबिट साइड का अगर मैं टोटल करने जाऊँ, सो डेबिट का टोटल आ रहा है 1,86,000। वही क्रेडिट साइड का टोटल, अभी क्रेडिट में कितने अमाउंट थे देखो, 24,000, ठीक है, प्लस 27,000 प्लस 10,000। अभी 24 प्लस 10 कितना हो गया? 34 और 1,27,000। तो तीनों मिला के 1,61,200। तो तीनों मिला के टोटल आ रहा था 1,61,200। तो देखो 1,86,000 माइनस 1,61,200 कितना बचता है? 24,200। सो अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दिख रहा है? डेबिट का 1,86,000 है, क्रेडिट का 1,61,200। कौन सा टोटल हाईएस्ट है? ऑब्वियसली डेबिट साइड। तो मैंने आपको हमेशा बताया था मैंने, टोटलिंग करते समय हमेशा एक बॉक्स बनाओ सामने सामने, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। उस बॉक्स में हमेशा कौन सा अमाउंट लिखना चाहिए हमें? जो टोटल हाईएस्ट है। तो डेबिट और क्रेडिट में कंपेयर करेंगे तो कौन सा टोटल हाईएस्ट है? डेबिट का टोटल हाईएस्ट है सर। तो डेबिट का टोटल कितना है? 1,86,000। सिंपल सी बात है। सो जो टोटल हाईएस्ट है वो दोनों साइड में मैंने लिखा, फिर बाद में दोनों बड़े में से छोटा अमाउंट माइनस किया, बचा कितना? 24,800। वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? जहाँ पे कम है। तो कौन से साइड में अमाउंट कम है, डेबिट में या क्रेडिट में? तो क्रेडिट में कम है, क्रेडिट में मैंने लिख दिया 24,800। अभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉस, क्योंकि डेबिट ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? डेबिट। तो डेबिट ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग उसको बोलेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको? लॉस ऑन रियलाइजेशन। तुम बोलेंगे सर लॉस क्यों, कैसे पता चला लॉस आया? प्रॉफिट भी तो हो सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, याद रखना, यहाँ पे आप ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है आपका, ये आपका एक हिसाब से नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे डेबिट ज़्यादा था, देखो डेबिट का टोटल ज़्यादा था, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो इसका मतलब डेबिट ज़्यादा है मतलब लॉस ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट तो हुआ नहीं रहेगा।
तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ पता चला कि हमें ये जो हमने एक्टिविटी की या अभी तक जो भी काम किया बिज़नेस बंद करके, इसमें हमें क्या हो गया, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 24,800। अभी जैसे शुरुआत में ही देखा था, पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा वो पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो देखो 2 पार्टनर्स थे बिजनेस के, गणेश एंड कार्तिक, तो दोनों में हमने वो क्या करना है, डिवाइड करके बताना है। तो रेशो क्या था, इक्वल, मतलब आधा आधा। तो 24,000 का इक्वल रेशो हमने आधा आधा कर दिया। कैसे किया हमने, तो देखो 24,800 जो था उसको हमने क्या किया, 2 हिस्से में बांटना है। तो 2 हिस्से में मतलब डिवाइड बाय 2 अगर हम करेंगे तो कितना आंसर आता है, देखो 12,400। कितना आंसर आ रहा है, 12,400। तो इसका मतलब एक जन को कितना अमाउंट जा रहा है, 12,400 रुपया। तो गणेश को 12,400 रुपया और कार्तिक का भी 12,400 रुपया। दोनों का अमाउंट इनर में लिखा, फिर बाद में टोटल आउटर में लिखा। अभी देखो ये दोनों का लॉस हमने शेयर कर दिया, चलो ठीक है। अभी फर्स्ट अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। आशा करता हूँ ये फर्स्ट अकाउंट कैसे क्लोज किया आपको समझ में आया रहेगा। अभी ये जो लॉस है, ये लॉस कहाँ पे था, देखो रियलाइजेशन अकाउंट के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में था सर। तो क्रेडिट में था, इसको अभी अगले अकाउंट में लेके जाना है। तो याद करो हम लोगों ने 11th में क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, क्लोज डाउन बोरो डाउन सीखा था। तो लॉस को हम लोग को अगले अकाउंट में लेके जाने के लिए कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, अगले अकाउंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो लॉस यहाँ पे क्रेडिट में है इस अकाउंट में, तो अगले अकाउंट के अपोजिट मीन्स डेबिट साइड पे जाएगा। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, तो कहाँ से जा रहा है, रियलाइजेशन से जा रहा है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो गणेश का अमाउंट का लॉस गणेश के कॉलम में, कार्तिक का अमाउंट लॉस कार्तिक के अमाउंट के कॉलम में। तो मैंने एज इट इज़ लॉस लिख दिया, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं, लॉस और रियलाइजेशन। ओके, तो ये लॉस मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अभी लॉस ट्रांसफ़र करने के बाद मुझे फिर क्या करना है, फिर से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते समय हमेशा याद रखना, पहले एक पार्टनर का अकाउंट क्लोज करो, उसका ख़त्म होने के बाद दूसरे पार्टनर का अकाउंट क्लोज करो। तो सबसे पहला पार्टनर यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है गणेश। अभी गणेश का क्रेडिट में 40 और 10 50 हो गया, और डेबिट में 10 और 12 22 हो गया, 22,400। आपको यहाँ पे दिख रहा है क्रेडिट का 40 और 10 50, क्रेडिट ज़्यादा है। तो बॉक्स में मैंने देखो जैसे बताया था, बॉक्स में हमेशा हाईएस्ट अमाउंट, गणेश के डेबिट और क्रेडिट में देखो हाईएस्ट अमाउंट 50,000 मैंने लिख दिया। फिर 50,000 का डेबिट टोटल में से डेबिट का 22,400 माइनस किया। सो देखो 50,000 में से अगर हम 22,400 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 27,600। कितना बचता है, 27,600। ओके, तो मैंने देखो कहाँ पे लिखा, डेबिट में लिखा। क्यों डेबिट में लिखा, देखो सिंपल सी बात है, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी तो इसका मतलब कौन सा साइड कम है, डेबिट साइड कम है। तो बचा हुआ अमाउंट मैंने कहाँ पे लिखा, डेबिट में। समझ में आया। वैसे ही कार्तिक का, अभी कार्तिक का देखो क्रेडिट में 80 और 10 90 और डेबिट में 12,400। तो बॉक्स में सबसे पहले हाईएस्ट अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा है 90,000 और 90,000 में से 12,400 अगर मैं माइनस करता हूँ, $90,000 में से अगर मैं 12,400 माइनस करता हूँ, कितना बचता है, 77,600। तो इसका भी क्रेडिट ज़्यादा था तो बचा हुआ अमाउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। सो क्या लिखा मैंने, दोनों का भी क्रेडिट ज़्यादा था तो बचा हुआ अमाउंट जहाँ पे कम टोटल है वहाँ पे लिखा। तो क्रेडिट ज़्यादा था मतलब कम टोटल किसका, डेबिट का। तो डेबिट साइड में मैंने दोनों का अमाउंट लिख दिया माइनस करके। यहाँ पे लिखूँगा क्या, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, अभी इसको अगले अकाउंट में लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है, अगले। अभी इसको टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखना, टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखना नहीं है दोस्तों, एक मिनट ना। यहाँ पे हमें टू बैलेंस कैरिड डाउन के जगह पे हमें अगले अकाउंट का नाम लिखना है, कैश और
बैंक। क्या लिखना है? कैश और बैंक। क्यों कैश और बैंक लिखना है? देखो ये अमाउंट को हमें अगले अकाउंट में लेके जाना है। ये जो अमाउंट आपके सामने दिख रहा है ना, इसको अभी हमको अगले अकाउंट में लेके जाना है। तो नेक्स्ट अकाउंट में लेके जाना है, तो नेक्स्ट अकाउंट का नाम क्या है? कैश और बैंक, इसीलिए वही लिखना पड़ेगा हमें। तो वही लिखा हमने। तो कैश और बैंक अभी हमको क्या करना है? क्लोज़ करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये अमाउंट डेबिट में है यहाँ पे, तो नेक्स्ट अकाउंट के कहाँ पे जाएंगी? क्रेडिट में, अपोजिट साइड में। तो कहाँ से आया? कैपिटल अकाउंट से आया ना। ये कौन सा अकाउंट था? कैपिटल अकाउंट था। तो कैपिटल अकाउंट से ही आया, तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा? बाय कैपिटल अकाउंट। हेडिंग दिया गणेश कार्तिक। गणेश की कितने अमाउंट थी? 27,600 और कार्तिक की 77,600। ओके, तो लिख दिया मैंने। अब ये दोनों की टोटल कितनी आई आउटर में? 1,05,200। अभी बाद में लास्ट में सबसे मेन चीज़ क्या बचा है दोस्तों? अभी एक ही चीज़ बचा है, यहाँ पे हमको पता चलेगा हमारा आंसर राइट है क्या रॉन्ग है। अभी तक हमने जितनी मेहनत ली उसका फल हमको मिला कि नहीं, देख ये जानना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो हमने बनाया, इसमें हमको पता चलने वाला है आखिर में कि हमने जो आंसर बनाया है वो राइट है या नहीं। कैसे पता चलेगा? तो डेबिट का जो टोटल आएगा उतना ही टोटल क्रेडिट का आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1,27,200 प्लस 4,000 दोनों को मिला के 1,31,200 ये टोटल आ रही है। और क्रेडिट का भी अगर हम देखेंगे तो 26,000 प्लस 1,05,200 तो दोनों मिला के कितना टोटल आ रही है? 1,31,200। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो दोनों साइड की टोटल सेम आ रही है, तो इसका मतलब है हमारा जो मेहनत है आज का वो सफल हो गया है। हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट में यही चीज़ होना चाहिए। आपका जो लास्ट अकाउंट है कैश और बैंक अकाउंट, इसकी लास्ट में टोटल जो है दोनों साइड की डेबिट और क्रेडिट की सेम आनी चाहिए। इसका मतलब आपका आंसर राइट रहेगा। तो ये था आज का आंसर जो हमने बनाया, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, कैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एसेट पोस्टिंग कैसे करना, लायबिलिटी पोस्टिंग कैसे करना। तो ये सब इफ़ेक्ट्स था, ये सब इफ़ेक्ट आपको मैंने बताया। तो आशा करता हूँ आज का ये आपको सेशन समझ में आया रहेगा। अगर इसके बारे में कुछ डाउट्स रहेगा, कुछ आपको पूछना रहेगा, तो आप मेरे को व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो इसके आगे भी अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो अभी आगे भी हम लोग और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले, सिंपल वाले। तो धीरे धीरे भले आपको अभी कुछ समझ इतना डिटेल में नहीं समझ में आया रहेगा, तो धीरे धीरे आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। ध्यान से वापस अगर कोई कंटेंट आपको नहीं समझ में आया रहेगा तो फिर से बैक जाके रिवाइंड करके आप मैंने जो चीज़ें बता रहा हूँ धीरे धीरे से पढ़ना, उसको ध्यान से सुनना, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। कुछ भी डाउट रहेगा उसके बजाय तो मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ लेना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहेगा और ट्राई करना। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आप सिर्फ ट्राई करो, आपको आना चाहिए ऐसा नहीं है, सिर्फ ट्राई करो आपको आता है कि नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।